औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखा होगा और अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक़ात से नवाज़े और इस्तिक़ामत से नवाज़े, क्योंकि इस पूरे सफ़र में आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो तो एक तौफ़ीक है कि आपको करने की तौफ़ीक मिल जाए। दूसरी बात इस्तिक़ामत। अच्छा, माशाल्लाह से आप लोग परफ़ॉर्म काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। कल मैंने ग्रुप 3 का फ़ीडबैक दिया है और काफ़ी दिल खुश हुआ। लेट नाइट में चेक करी थी वर्क, लेकिन वर्क इतना अच्छा था ग्रुप 3 का कि मेरी नींद सारी उड़ गई उन लोगों की मेहनत देख के। इतनी खुशी हुई कि स्टूडेंट्स इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं और लिटरली उन लोगों में ऐसा नज़र आ रहा था कि वो अपना आप लगा के एक एहसान के लेवल पे जाके जो मेहनत होती है ना, वो मुझे उनकी नज़र आ रही थी। बाकी 2 ग्रुप्स का तो अभी 7 लेक्चर चेक नहीं हुआ, वो मैं कर रही हूँ साथ-साथ, लेकिन उम्मीद है कि वहाँ पर भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस होगी। अच्छा बेटा, लेक्चर नंबर 10 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 9 तक आप लोगों के कंसेप्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए होंगे और आज चैट दोबारा से ऑन होगी, तो कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो आप मुझसे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से समझा दूँगी। अच्छा, अब तक के जो मेन कंसेप्ट्स थे वो तो एक तो चीज़ हमने सीखी है बेटा कि जो डबल पेश का साइन है उसको कहते हैं रफ़ा, जो डबल ज़ेर का साइन है उसको कहते हैं जर और इसको कहते हैं नस्ब। अब इनके साउंड्स भी आपने सीखे थे कि अरबिक में हमने इनको आइडेंटिफ़ाई करना है, तो हमें इनकी डिटेल चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनके मीनिंग से उनको नहीं ढूँढना पड़ेगा, हम जस्ट साउंड को देखेंगे और साउंड से हमें पता चल जाएगा कि रफ़ा कौन-सा है, नस्ब कौन-सा है और जर कौन-सा है। अगर उनका साउंड आएगा तो वो रफ़ा है, अगर इनका साउंड आएगा तो वो जर है और अगर अन का साउंड आएगा तो वो नस्ब है। ये मेन कांसेप्ट था जो कि अब तक के लेक्चर्स में हमने समझा है। सेकंड कांसेप्ट थोड़ा-सा डीप था, उसको समझने में हमें थोड़े से लेक्चर्स लगे हैं और वो क्या था कि बेसिकली अगर मैं आपको जस्ट ये बता देती कि रफ़ा, नस्ब और जर स्टेटस की 3 टाइप्स हैं। लेकिन उसके बाद आइडेंटिफ़िकेट करना भी बता देती, आइडेंटिफ़ाई करना भी बता देती मैं, तो रफ़ा, नस्ब, जर का भी पता चल जाता। लेकिन आप मुझसे ये सवाल करते कि मैम, रफ़ा होता क्या है? नस्ब क्या होता है? जर क्या होता है? तो उस चीज़ का जवाब देने के लिए आपको सबसे पहले रफ़ा, नस्ब और जर का कांसेप्ट बताएँ। स्टेटस बेसिकली क्या है? एक सेंटेंस के अंदर किसी इस्म का जो मुकाम है, जो पोज़ीशन है उसकी, वो बताने के लिए हम एराब इस्तेमाल करते हैं। एराबी हालत होती है रफ़ा की हालत, नस्ब की हालत और जर की हालत। अच्छा, नोट्स में मैं एक चीज़ देख रही हूँ जो आप लोगों की मुझे बड़ी फ़नी लगी कि मैंने आज तक वैसे ये वर्ड नहीं सुना था कि आप लोगों ने ना रफ़ा की हालत को रफ़ी हालत और नस्ब के लिए मतलब इसको फ़ाइली हालत, मफ़ऊली हालत और रफ़ी हालत ये बना दिया है। तो मुझे ये जो ये का एडिशन है ना आप लोगों के वर्ड्स में, ये बड़ा फ़नी सा लगा। हो सकता है आप लोगों ने कहीं से पढ़ा हो, लेकिन मैंने आज तक ये टर्म्स नहीं सुनी थी। रफ़ा, नस्ब और जर इसी तरह से सुना मैंने। तो ये रफ़ा, नस्ब और जर के कांसेप्ट थे जो कि हमने समझ लिए कि रफ़ा डूअर ऑफ द एक्ट है, नस्ब डिटेल ऑफ द एक्ट है और जो भी वर्ड ऑफ के बाद आएगा उसको जर के स्टेटस में लेंगे। क्योंकि जो इंग्लिश में ये कांसेप्ट है कि किसी भी कुछ को किसी भी सेंटेंस को लिखा, जैसे कि हमने एग्जांपल्स देखी देखी थी कि हाउस ऑफ अल्लाह, तो हाउस ऑफ अल्लाह, तो ऑफ के बाद जो वर्ड आ रहा है, वर्ड अल्लाह, ये जर के स्टेटस में आ गया। और बाकी अगर हम इसको डिटेल में चेक करते हैं तो वहीं पे वही वर्ड अल्लाह नस्ब के स्टेटस में भी आ सकता है, रफ़ा के स्टेटस में भी आ सकता है और जर के स्टेटस में भी आ सकता है। ये कंसेप्ट नंबर 2 था जो कि आप लोगों का माशाल्लाह से क्लियर है, जितना अब तक का मैं फीडबैक दे चुकी हूँ उससे मुझे ये अंदाज़ा हो चुका है। अब आज के लेसन में आते हैं। आज के लेसन में भी कांसेप्ट है बेटा, ज़्यादातर जो चीज़ होती है, हमने अब तक जो देखा कि अरबिक में बहुत ज़्यादा डिटेल बताई जाती थी और टर्म्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल करके प्रेज़ेंट किया जाता था। एक तो उन टर्म्स को बोलना भी मुश्किल था और उनको समझना उससे ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन उस्ताद नोमान के कोर्स में ना सबसे अच्छी चीज़ जो मिलती है वो ये है कि उन्होंने चीज़ को बहुत आसान बना दिया है।
अब देखें कि उन किताबों के अंदर जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं ना, उन चैप्टर्स में से मेन कंसेप्ट उठा के उस्ताद ने ना हमें सिंपल एक प्लेट में जिस तरह खाना पेश करते हैं ना, उस तरह से हमें कंसेप्ट पेश कर दिए। पिछले लेक्चर्स में हमने बाकी कोई डिटेल कोई चीज़ याद नहीं करनी, कंसेप्ट हमारे माइंड में होने चाहिए, कंसेप्ट को क्लियर रखें। आप लोग लिंग्विस्टिक स्टडी कर रहे हो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ नॉलेज, तो साइंस में क्या होता है? तो साइंस क्या होती है? कंसेप्ट बेस्ड स्टडी होती है। इसी तरह अब आज के लेक्चर में भी हमारे 2 या 3 कंसेप्ट होंगे, उनको समझना है और काम आसान। कंसेप्ट समझेंगे, कुरान पाक से प्रैक्टिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे और अरबिक सीखते चले जाएंगे। पूरे ड्रीम जर्नी में हमने बस यही करना है। अच्छा, अब आज का कंसेप्ट ये तो आप लोगों को पता है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, रफा, नसब और जर। इनके साउंड्स क्या है? उन, अन और इन। अच्छा, ये क्या हो गया? ये 3 साउंड्स हैं, ये कॉम्बिनेशंस नहीं है। लेक्चर नंबर 8 में एक टेबल था जिसके अंदर मैंने कुछ वर्ड्स के आगे रफा नसब जर मेंशन किया था, कुछ वर्ड्स के आगे कुछ मेंशन नहीं किया, वो ब्लैंक थे। अब मैंने लेक्चर के दौरान ये भी बता दिया था कि इनको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने अभी तक जस्ट साउंड्स का पार्ट कवर किया है, हमने कॉम्बिनेशंस किए ही नहीं है। तो जस्ट साउंड्स के पार्ट को कवर करने के बाद उस्ताद ने वो एग्जांपल्स करवा दी थी, इसीलिए मैंने आपको वो करवाई। मैंने ये नहीं ज़रूरी समझा कि मैं आपको वो ना करवाऊँ, क्योंकि मैं वही स्टेप्स फॉलो करूँगी जो कि उस्ताद कर रहे हैं। अगर उन्होंने उस वक्त वो साउंड की एग्जांपल आपको करवाई है, हम सबको करवाई है, तो उन्होंने कुछ सोच के करवाई है, इसलिए मैंने भी करवा दी। आगे कॉम्बिनेशंस वाले जो वर्ड्स थे बेटा, आपने उनको छेड़ना ही नहीं है, उनको कुछ करना ही नहीं था। तो कुछ नहीं असाइनमेंट के अंदर वो किए हुए हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग लेक्चर में फिर मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो कि क्या काम करना है क्या काम नहीं करना। एक गलती जो लेक्चर नंबर 7 में मैंने अब तक देखी है, बेटा नस्ब की जो हालत है ना, उसको आप इस तरह से लिख रहे हो कि मीम को ऐसे डाल के जो जेर है इसको आप उधर जबर कर रहे हो, आप यहाँ पे अलिफ नहीं लगा रहे, ये कर रहे हो ना। जिस चीज़ की ये गलती है ना, ज़्यादातर मैंने ये नोट की है। अक्सर को मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि मुझे था कि मैं फिर लेक्चर में एक ही मरतबा बता दूं, ये नस्ब के साथ अलिफ को मेंशन लाजमी किया करें। नस्ब की ये हालत है और जर की ये हालत है। अगर आप ऊपर 2 ज़बर लगा देंगे और मीम ऐसे लिखेंगे तो ये करेक्ट फॉर्म नहीं बनेगी। तो जो चीज़ करेक्ट है उसको उसी अंदाज से लिखें। तो मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ये एक कंसेप्ट क्लियर हो गया रफा नस्ब जर का। अब आगे आ जाए आज। मुश्किल तो नहीं लग रहा ये टेबल देख के? मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह इसको इजी बना लेंगे हम। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। इसमें आपने क्या सीखा था कि जो डबल पेश है उनका साउंड ये रफा है, ये नस्ब है और ये जर है। ये तो इतनी मरतबा सीख चुके हैं, अब आपको पक्का हो जाना चाहिए। अच्छा, अब जहाँ पे ये उन, अन और इन का साउंड आएगा ना, उसका मतलब है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब कि एक रफा, एक नस्ब और एक जर। होता है ना कि वाहिद और जमा, इसी तरह सिंगुलर और प्लूरल, यही बात है यहाँ पर भी। ये सिंगुलर फॉर्म्स हैं, इनमें आपको जस्ट 1 पर्सन मिलेगा जो कि डूअर होगा। जस्ट नसब की जो है उसमें वो डिटेल उस वर्ड के अंदर, डिटेल ये नहीं कह रही कि उस सेंटेंस के अंदर पूरी एक डिटेल होगी, उस वर्ड के अंदर अपनी डिटेल सिंगुलर बेस पे होगी। फिर जर की फॉर्म में भी वो सिंगुलर बेस पर होगा, वो वर्ड, उस वर्ड का अपना स्टेटस वो सिंगुलर होगा। फिर इसी तरह सेकेंड ब्लॉक है। सेकेंड ब्लॉक में क्या वर्ड आता है? मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी। मानी का जो वर्ड है ना, आनी का साउंड और ऐनी ऐनी का साउंड, सेकेंड ब्लॉक में 2 चीजें सेम है। मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, इसका नसब का स्टेटस भी सेम, इसका जर का स्टेटस भी सेम। अब आप मुझसे कहेंगे कि मैम जो 1 ब्लॉक है उधर तो नस्ब का और जर का फर्क साफ जाहिर है, लेकिन जो सेकेंड ब्लॉक है उसमें तो ऐनी ऐनी सेम है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जर कौन सा है, नस्ब कौन सा है? रफा का तो चले पता चल गया, लेकिन इधर कैसे पता चलेगा? अभी वो लेवल नहीं आया कि इस बात के लिए परेशान हूँ। अभी जस्ट ये सीखें कि जो कॉम्बिनेशन में सेकेंड फॉर्म में जो पेयर की फॉर्म है उसके अंदर नस्ब का और जर का स्टेटस सेम है। मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, सेम साउंड, सेम कॉम्बो आएगा।
लेकिन रफा के लिए मुस्लिमानी है। फिर आगे आ जाए 3 और मोर पे। 3 और मोर, यहाँ पर एक पर्सन के लिए बात होगी, यहाँ पर दो के लिए बात होगी, यहाँ पर तीन के लिए होगी, या तीन से ज्यादा लोगों के लिए। जब तीन के लिए बात हो रही है, तीन चीजें हैं उसके अंदर, उसका स्टेटस 3 की फॉर्म में, वो 2 में नहीं है, वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल की फॉर्म में है, तो वो आएगा मुस्लिमोना की तरह। वहां पे अगर आप मुस्लिमुन लिखो तो आपकी गलती हो जाएगी, तो मुस्लिमोना आ गया। और मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, यहाँ पर भी नसब और जर का स्टेटस सेम है। लेकिन वही बात कि अभी वो लेवल नहीं है कि आप मुझसे ये सवाल करें कि मैम नस्ब और जर का फर्क कैसे पता चलेगा। आगे आगे सारी चीजें आ जाएंगी। अब आप मुझसे ये भी पूछ रहे होंगे कि मैम इस टेबल को आपने क्यों करवाया, ये टेबल है क्या, इस करना क्या है। बेटा, याद है ओरिएंटेशन में मैंने एक बात की थी कि जब एक सफर पे चलना है तो बगैर शक के, बगैर किसी सवाल के बस चलते चले जाएं। आगे आगे जैसे चीजें क्लियर होंगी, आप स्टेप्स को आगे से आगे बढ़ते चले जाओगे। एक स्टेप के बाद सेकंड स्टेप लोगे, सेकंड के बाद थर्ड लोगे, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मैंने आपको कहाँ पे कौन सी चीज कैसे करवाई। कुछ ऐसे मकाम होते हैं जहाँ पे पूरी डिटेल नहीं बताई जा सकती, वहां पर सिर्फ दूसरे पर यकीन रख के उस चीज को सीख लें। जिस तरह हमने उस्ताद पे यकीन रख के सीखा था, वहां पे जो 11-12 साल के बच्चे बैठ के उस्ताद से सीख रहे हैं, वो उस्ताद से ये नहीं पूछते कि ये टेबल क्या है। उस्ताद ने सिखाया मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। प्रैक्टिस हुई है जस्ट। अभी मैंने आपको इस टेबल के अंदर ये बता दिया है कि मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ये 3 साउंड्स है बेटा। ठीक है। हमने इन 3 साउंड्स की जो एग्जाम्पल्स थी वो लेक्चर नंबर 8 के अंदर देखा है, और आपने अपनी जो असाइनमेंट थी सूरत के अंदर, उसमें भी रफा नसब और जर के स्टेटस को सेपरेट करके आइडेंटिफाई कर दिया है, बता दिया। ओके हो गया। अब जो टेबल था, उस टेबल के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे भी थे जिसमें लिखा हुआ था कि साउंड वाले वर्ड्स को सेपरेट कर लें, उनका स्टेटस बता दें, और जो कॉम्बिनेशन वाले हैं उनको सेपरेट करके उनका जो स्टेटस है वो बता दें कि वो रफा की हालत में, नस्ब की हालत में या जर की हालत में। अब कुरान पाक के अंदर हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि आपको जस्ट ये वाले वर्ड्स मिलेंगे। कभी पेड़ की बात होगी, कभी तीन या तीन से ज्यादा लोगों की बात हो रही होगी। जैसे यहाँ पर एक मुस्लिम की बात है, यहाँ पर दो मुसलमानों की बात है, यहाँ पर 3 मुसलमानों की बात है, या 3 से ज्यादा मुसलमानों की बात है। तो इन सारों के लिए आपने वर्ड्स और टर्म्स डिफरेंट यूज करनी है, और स्टेटस भी उनका डिफरेंट वे में आएगा। जैसे कि अब अगर आप पेयर की बात करते हैं, तो अब इस प्रैक्टिस को मेरे साथ करें। 5 मिनट्स आपने तकरीबन प्रैक्टिस करनी है। बेशक लेक्चर को स्टॉप कर दें और 5 मिनट जस्ट इस टेबल को आपने रिपीट करना है। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अब इसी टेबल को रिपीट करके चले जाएं। मैं कोशिश करूंगी कि बाद में मैं इसकी ऑडियो सेंड कर दूं। ऑडियो सेंड करने का मकसद ये होगा, एक जो टिप है वो दे रही हूँ। कोई भी चीज़ कभी मुश्किल लगती है ना, वो याद नहीं हो पा रही, उसको ना अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें, या किसी की भी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें। उस रिकॉर्डिंग को 2 से 3 मरतबा सुन लें, ध्यान से सुन लें। आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, उस पर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये वो टिप है जो मैंने अपने लिटरेचर के टाइम पे भी यूज़ की है। और मैंने कुरान पाक की जो दुआएं हैं ना, जो रब्बाना वाली दुआएं हैं, मुझे मेरी टीचर याद करवाती होती थी, तो मैं उनसे कहती थी कि मैम मुझे आपने इसका मीनिंग समझा दिया ना, आप मुझे ये रिकॉर्ड भी करके दे रहे हैं। वो अपनी आवाज़ में मुझे रिकॉर्ड करके देती थी। मुझे बहुत सारी दुआएं मेरी उन मैम की उन छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स की वजह से याद है, जो चंद सेकंड्स की होती थी। और उन सेकंड्स की ऑडियो को मैं 3 से 4 मरतबा सुनती थी, मुझे दुआ याद हो जाती थी। सूरह रहमान मैंने याद की, मैंने इसी तरह से ऑडियो को बार बार सुना और मुझे याद हो गया। सूरह अल बकरा में याद कर रही थी, मैंने वहां पर भी यही काम किया, मुझे बहुत सारी आयत याद हो गई। इसी टिप को यूज करें, अपने पूरे ड्रीम में यूज करना है। जो सी चीज मुश्किल लगेगी ऑडियो में मैं भेज दूंगी, उसको सुन लेना है 3 से 4 मरतबा, याद हो जाएगा। अब जैसे कि अब इस टेबल को प्रैक्टिस करें। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अच्छा, अब एक मजे की बात क्या है, इन दो वर्ड्स को देखिए यहाँ पे, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना। फर्क क्या आ रहा है यहाँ पे, मीम के ऊपर जबर है, सॉरी,
और यहाँ पर जेर आ रही है, यहाँ पर जबर, यहाँ पर जेर, यहाँ पे ऐनी का साउंड है, यहाँ पे ईना का साउंड है। ये जो मीम है ना, ये तो पार्ट है इस वर्ड का, अपना मुस्लिम का पार्ट है, लेकिन असल जो साउंड बनती है यहाँ पे, जिन लेटर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से एक साउंड बन रहा है, यहाँ पर तो जस्ट पेश और जबर जेर का साउंड आया ना, यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। जबर का यहाँ पे कोई भी वर्ड होगा, उसका अपना लेटर आएगा मीम की जगह, लेकिन जबर, फिर आगे सुकून की अलामत और फिर जेर, ये सारा पैटर्न सेम रहेगा। जैसे आगे कुरान की कुछ एग्जांपल्स भी हम इंशाल्लाह करेंगे, तो वो आपको बात क्लियर हो जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए भी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगी ताकि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो ये क्लियर हो चुका है। अच्छा, नमाज अजान के लिए मुझे पॉज करना पड़ा था। अच्छा, तो हम कहाँ पर थे कि पेड़ की फॉर्म और प्लूरल की फॉर्म। जो पेड़ की फॉर्म है उसमें साउंड्स आनी और ऐनी का है, और जो प्लूरल है उसमें ऊना और ईना का है। ये क्लियर हो चुका है बात, ये हो चुकी बात। ये कॉम्बिनेशन थे, यहाँ पर भी 3 कॉम्बिनेशन आए हैं, यहाँ पर भी 3 कॉम्बिनेशन आए हैं। अच्छा, अब एक और चीज देखें, यहाँ पर तो हर ब्लॉक के अंदर मैंने आपको 3 फॉर्म्स बता दी। अब बेटा ये जो रो है ना, इस रो के अंदर क्या है, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, ये रफा के स्टेटस की 3 फॉर्म्स हैं, सिंगुलर में, पेयर में और प्लूरल में। इसी तरह ये नस्ब के लिए सिंगुलर, पेयर और प्लूरल, सिंगुलर, प्लेयर, पेयर और प्लूरल। डन हो गया। ये जर के लिए है और ये नस्ब के लिए है। अब आप देख लें कि नस्ब का और जर का जो सिंगुलर में है वो तो डिफरेंट हो जाएंगे, मुस्लिमन और मुस्लिमिन आ जाएगा, लेकिन जब आप इसको पेयर के लिए देख रहे हो तो मुस्लिमैनी और मुस्लिमैन ये सेम है। यहाँ पर मुस्लिमीना और मुस्लिमीना ये भी सेम हो गया। अब ये टोटल 6 कॉम्बिनेशन आ गए जिनकी बेस पे हम वर्ड्स को एनालाइज करेंगे इंशाल्लाह कुरान पाक के अंदर। अब साउंड्स को देखें जरा, साउंड्स की बेस पे हमने एनालिसिस करना है कुरान पाक से, और चीज़ों को हमने समझ लेना है। वर्ड्स को देखेंगे कि वो रफा के स्टेटस में है, नस्ब के या जर के, और वो सिंगुलर हैं, पेयर की फॉर्म में है या प्लूरल की फॉर्म में है। अब हमें ये भी पता चल जाएगा उनका पैटर्न देख के। तो उन, अन, इन, ये वाला साउंड आ जाएगा, तो वन ऑरेंजे यानी रफा नस्ब जर, आनी, ऐनी, ऐनी, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, तो ये क्या फॉर्म है, ये साउंड्स किसके लिए आएंगे, ये कॉम्बिनेशंस के जो साउंड्स आएंगे ना वो पेयर की फॉर्म में रफा नसब और जर के लिए आएंगे। जब ऊना, ईना, ईना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, तो ये जो प्लूरल की फॉर्म में रफा नसब जर का स्टेटस आ जाएगा। ये सिंपल कंसेप्ट था आज का। अब मैं इसको अगर मजीद समराइज कर दूं तो आज आपने एक जो मेन कंसेप्ट सीखा है वो है इस टेबल का, ये मस्कुलिन टेबल है, जिसके अंदर आपने रफा नसब और जर सीखा है, सिंगुलर फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में और प्लूरल की फॉर्म में। सिंगुलर फॉर्म में आप साउंड से रिकॉग्नाइज करेंगे उसको, उन, अन और इन। जो पेयर की फॉर्म है उसमें कम्बिनेशंस हैं, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। ऐसा नहीं है कि नसब और जर में कोई फर्क हमें पता नहीं चलेगा। जैसे जैसे हम आगे स्टेप्स को फॉलो करेंगे हमें ये भी पता चल जाएगा कि सेम फॉर्म होने के बावजूद हम ये देख पाएंगे कि कहाँ पर वो नस्ब के स्टेटस में है, कहाँ पर वो वर्ड जर के स्टेटस में है। तो बेसिकली 3 कॉम्बिनेशंस हैं और इनके साउंड्स क्या बनते हैं, आनी, ऐनी, ऐनी। इसी तरह जो थर्ड कॉलम है उसमें क्या है कि मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, 3 कॉम्बिनेशंस बन गए। इनके साउंड्स क्या हैं, ऊना, ईना, ईना। ये क्या है, पेयर के लिए। अगर रफा की बात की जाए और आपसे पूछा जाए कि रफा में सिंगुलर को कैसे शो करोगे आप, तो आप बोलोगे मुस्लिमुन। वर्ड कोई भी चेंज हो सकता है लेकिन जो लास्ट उसका साउंड है वो उनका आएगा। अब आपसे बोला जाए कि रफा की फॉर्म में आप पेड़ का बताएं तो आप क्या बोलेंगे, मुस्लिमानी। आप उस वक्त मुस्लिमूना नहीं बोलेंगे क्योंकि मुस्लिमूना 3 के लिए या 3 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे मुस्लिम, मुस्लिमानी या मुस्लिमूना जस्ट एग्जाम्पल है। आपने जो मेन चीज देखनी है वो उनकी एंडिंग देखनी है। यहाँ पे उन, अन, इन, यहाँ पे आनी, ऐनी, ऐनी, ऊना, ईना, ईना, ये बाकी वर्ड्स के एंड में आपको नजर आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रफा में है,
नस्ब में है और जर में है, और कौन सा सिंगुलर है, पेयर में है या प्लुरल है। तो ये मेन कंसेप्ट था आज का जो आपको याद होना चाहिए। अब अब जो आज कंसेप्ट हमने सीखा है, इसके बेस पे हमने किस प्रोसेस को फॉलो करना है कि हम कुरान पाक से एनालिसिस कर सकें। पहले भी आपने कंसेप्ट सीखे थे और कंसेप्ट सीखने के बाद आपने एक प्रोसेस को फॉलो किया था। बेटा एक चीज अब यहाँ पर ये देखना कि अहम ये नहीं है कि आप किसी चीज को लर्न कर जाते हो, आप उसके नोट्स पे नोट्स बना रहे हो, आप सफे काले करते चले जा रहे हो। अहम चीज ये है कुछ सीखा है उसको अप्लाई करो। उसको अप्लाई करने का एक प्रोसेस होता है। कोई भी चीज प्रोसेस से गुजरे बगैर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। क्योंकि मैंने ओरिएंटेशन में भी एक एग्जांपल दी थी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसान को बताया है कि ये जो जमीन है ये अल्लाह ताला ने 6 दिनों में बनाई है। तो उस वक्त अल्लाह ताला हमें ये भी तो बता सकते थे कि वो लम्हे में करने पर के कादिर नहीं है, बेशक वो कादिर है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को बताया ना कि तुम्हें इस जमीन के अंदर स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक चीज के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी तक जाना है, और इसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंचना। एक चीज को तुम एक प्रोसेस के जरिए ही पूरा कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप प्रोसेस आ रहा है तो ये चीज अपनी लाइफ के लिए भी सीखें। ड्रीम करते हुए जस्ट रैबिक में कंसेप्ट ना सीखिएगा, क्योंकि एजुकेशन अगर आपको जिंदगी के करीने नहीं सिखाती ना तो वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। फिर चाहे आप कोई भी लैंग्वेज सीख लो, किसी भी कंसेप्ट को सीख लो, किसी भी डिग्री को हासिल कर लो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमबीए की, एमफिल की डिग्रीज लेकर रखी हुई है, लेकिन उनको अपनी लाइफ को गुजारने की जिम्मेदारी नहीं है। उनके अंदर जिम्मेदारी आपको किरदार के अंदर नजर नहीं आती। वो अपनी लाइफ में आपको कहीं पर भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आते। जब वो बोलते हैं तो उनको बात करते हुए दूसरे के एहसासात का कोई एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सफ़े काले किए हैं, उन्होंने इल्म हासिल नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को क्रिटिसाइज करने लग जाएं और उसको बुरी नजर से देखें। अल्लाह ताला बदलने का मौका देते हैं। अगर कभी किसी के अंदर कोई चीज देखें, कोई बुरी लगे, कोई ऐसा पॉइंट लगे कि वो उस चीज में अच्छा नहीं है, तो उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको इसमें अच्छा कर दें। और दूसरे की बुराई से अच्छाई सीखा करें। जब तक कोई बद इखलाक नहीं होगा ना तो आप इखलाक भी नहीं सीख पाओगे। मेरे बाबा ने एक बात हमेशा हमें सिखाया करते थे कि जो बुरा करे ना उसके साथ तुम लोगों ने बुरा नहीं करना। जिसका इखलाक बुरा हो उसके साथ बुरा इखलाक नहीं करना तुम लोगों ने। और ये पूरी जिंदगी हो गई है बाबा से सुनते हुए। और हर एक, चाहे जितना भी दुख पहुंचा जाता था ना, बाबा हमेशा उनसे अच्छे इखलाक से पेश आते थे और अभी भी आते हैं। और यही चीज अब हमने लर्न की है। मैंने भी सीखा है कि अगर हम इखलाक सीखते हैं ना, कोई अच्छा पॉइंट सीखते हैं, पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है, तो वो यही देख कर आती है, यही ऑब्जर्व करके आती है कि कोई उस पॉजिटिविटी तक नहीं पहुंच पाया, कोई उसको नेगेटिव वे में ले गया, हमें उसको पॉजिटिव वे में लेकर जाना है। मुझे लाइफ में जहां जहां पर क्रिटिसिज्म मिलता था ना, जो भी क्रिटिसाइज करता था, मैं उस वक्त ये नहीं बैठ के सोचती थी कि इसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, इसने ये कर दिया मेरे साथ, उसने वो कर दिया मेरे साथ। नहीं, एक सोच आती थी जिस बात के ऊपर इन्होंने बात की है ना, मैंने उस बात में अपने आप को परफेक्शन के लेवल तक लेकर जाना है। और इसके लिए मेरे अंदर कोई जुनून नहीं होता था कि मैंने परफेक्शन ही हासिल करनी है, क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, वो परफेक्ट बनने की कोशिश जरूर कर सकता है। तो एक तो इस सोच से ये होता था कि मेरी जो गुस्से वाली एनर्जी होती थी वो पॉजिटिव वे में यूज होना शुरू हो जाती थी, और मैं ग्रो भी कर रही थी। मेरे अंदर ही अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा था। दूसरे लोग अपना काम कर रहे होते हैं, आप लोग वहां पे अपना काम कर लिया करो। तो हर चीज एक प्रोसेस से गुजरती है। एक प्रोसेस से गुजरकर आप जिम्मेदार बनोगे। और ये भी याद रखना कि एक प्रोसेस से गुजरकर ही आप गैर जिम्मेदार भी बनोगे। एक प्रोसेस से गुजरकर ही आप बद-इखलाक बनोगे। एक प्रोसेस से गुजरकर ही आपके अंदर ये जो नेकी करने की तौफीक है ये आपसे छीन ली जाएगी। अगर आप दीन का कोई काम कर रहे हैं ना और उस वक्त अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा, तो ये सोचिएगा कि आप किस प्रोसेस से गुजर गए हैं कि आप दीन सीख नहीं पा रहे या दीन सिखा नहीं पा रहे। क्योंकि बात ये नहीं होती कि आप मसरूफ हो गए हैं या आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। बात ये होती है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी मसरूफियात है, कौन सा प्रोसेस है जिससे आपने अपने आप को गुजार दिया है
कि आपके अंदर नेकी की जो तलब है, उसकी जो लज्जत है, उसकी चाह कम हो गई है, वो तौफीक आपसे दूर हो गई है। तो इस बात पे गौर जरूर कीजिएगा। अब फर्स्ट स्टेप आपने इस प्रोसेस के अंदर जो देखना है कंसेप्ट सीखने के बाद, कि सबसे पहले कॉम्बो देखना है। कॉम्बो यानी कॉम्बिनेशन। लुक फॉर द कॉम्बिनेशन फर्स्ट। कोई भी वर्ड आएगा कुरान पाक के अंदर, जब हमने उसको एनालाइज करना है और बताना है कि वो रफा नसब जर में है, या फिर वो सिंगुलर है, पेयर की फॉर्म में है, या प्लूरल की फॉर्म में है, तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें वो कॉम्बिनेशन आ रहा है। कॉम्बिनेशन कौन सा? ये वाला, आनी एनी एनी ऊना ईना ईना, ये वाले कॉम्बिनेशन उसके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर तो उसमें हमें कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, तो फिर सिंपल बात हम हमारे पास जो आती है कि हमने लुक फॉर साउंड्स ऑन अन इन। तो इन तीनों में से कोई साउंड मौजूद होगा, और उस साउंड की बेस पर हम बता देंगे कि वो रफा है, नसब है या जर है। ये प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस। पहले कॉम्बिनेशन को देख लें, उसके बाद साउंड्स को देख लें। अब चलें आज थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुरान पाक से कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। अच्छा, मैंने ज्यादा एराब नहीं लगाए थे तमाम वर्ड्स के ऊपर। सबसे पहली एग्जांपल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये वर्ड है अल आलमीना, अल आलमीन। तजवीद के लिए मैं फिर कहूंगी, कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, अल आलमीना। तो अब देखें कि ये यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, कि आपने देखना है कॉम्बिनेशन या फिर साउंड। मुझे बताएं कि यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है आनी एनी एनी, ऊना ईना ईना। क्या यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिला? आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिला, ये वाला हिस्सा कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर साउंड फिर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको कॉम्बो मिल गया। और ये कॉम्बो क्या है? ये कॉम्बो आप देखें, पेयर की फॉर्म में अगर जो कॉम्बिनेशन था वो रफा के लिए क्या था? आनी। ये क्या क्या अल आला आलमीना में आनी का साउंड है लास्ट में? नहीं है। तो मुस्लिमानी मुस्लिमैनी जो सेकंड वर्ड था, और जो थर्ड वर्ड था जर के लिए, मुस्लिमैनी, वो पेयर की फॉर्म में नसब और जर सेम है, तो उसको क्या कहेंगे? मुस्लिमैनी। तो क्या अल आलमीना और मुस्लिमैनी, मीना ऐनी, क्या ये सेम है? डिफरेंस है ना साउंड के अंदर? राइमिंग स्कीम डिफरेंट हो रही है ना। राइम किसको कहते हैं? जब कोई चीज बोलने में एक जैसी महसूस हो रही होती है ना, वो एक ही वजन पे आ रही होती है। कोई भी लफ्ज आप बोलोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ आलमीना, मुस्लिमीना, तो मीना, ईना का साउंड एंड में सेम हो रहा है ना, तो ये राइम कर रहा है। इसको आप ऊना के साउंड पे नहीं ला सकते कॉम्बिनेशन पे, क्योंकि ऊना एंड में है ही नहीं है। आनी पर भी नहीं ला सकते, आनी है ही नहीं है। ऐनी पर भी नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पर जबर होता तो अल आला मई नहीं होता, लेकिन ये तो मीना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो थर्ड कॉलम था हमारा, जिसके अंदर जो पेयर की फॉर्म, सॉरी, जो प्लूरल की फॉर्म थी तीन या तीन से ज्यादा, वहां पर रफा के लिए मुस्लिमोना का वर्ड लिया था हमने, और नसब के लिए मुस्लिमीना, मुस्लिमीना जर के लिए और नसब के लिए सेम लिए थे। और ये राइम कर रहा है मुस्लिमीना के साथ अल आला मीना, ईना का साउंड एंड में आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो यहाँ पर अब आपको पता चल गया कि ये जो अल आलमीना का वर्ड है, ये एक आलम की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पर तीन या तीन से ज्यादा आलमीन की बात हो रही है। ये प्लूरल की फॉर्म में यहाँ पे बात हो रही है। और ये या तो नसब के स्टेटस में है या फिर जर के स्टेटस में है। और तीन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? कि ये तीन या तीन से ज्यादा के लिए प्लूरल की फॉर्म है। और जो इसका स्टेटस है वो या तो नसब है या जर है। नसब या जर, ये आगे स्टेप, अगला स्टेप है हमारा नेक्स्ट चीजें सीखने के बाद, कि हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पर नसब के स्टेटस में आए या जर के स्टेटस में आए। ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान करके उस्ताद ने ड्रीम को कर दिया। तो नेक्स्ट अगर एग्जांपल हम देखते हैं, हुदल लिल मुत्तकीना, हुदल लिल मुत्तकीना। तो अब वही प्रोसेस फॉलो करें। सबसे पहले आपने देखना है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन देखा तो आपको इसमें मिला
आनी ऐनी ऐनी ऊना ईना ईना। तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन मिल चुका है, तो उन अन इन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब सेकंड स्टेप क्या है आपका, आपने साउंड्स को देखना ही नहीं, क्योंकि प्रोसेस तो आपका पहले स्टेप से डन हो गया कि ये साउंड वो कॉम्बिनेशन में आ रहा है। अब आपने देखना है कि ये किस कॉम्बो के ऊपर पूरा उतरता है। आनी के ऊपर पूरा उतर रहा है, मुत्ताकीना नहीं हो रहा। ऐनी के ऊपर उतर रहा है, मुत्ताकीना ऐनी नहीं हो रहा। यानी कि पेड़ की फार्म में ना नसब है ना जर है। तो फिर हम जाएंगे प्लूरल के लिए। तो क्या ये ऊना पर पूरा उतर रहा है, मुत्ताकीना नहीं उतर रहा। तो मुस्लिमैनी उस पर भी नहीं उतरा, मुस्लिमीना, मुत्तकीना, ईना का साउंड एंड में आ रहा है। मैंने कहा था ना कि वो जो मीम का पार्ट है वो उस उधर इस एग्जाम्पल में, अब इस वर्ड को देखें तो एंड से ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड आपको सेम लगेगा। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर कॉफ है वहां पर मीम है। तो क्या कहा था कि ये एंड वाला जो पैटर्न है ना ये सेम होगा, लेकिन वर्ड चेंज हो जाएगा। तो लिल मुत्ताकीना आपका किस पैटर्न के ऊपर पूरा उतर आया है, ईना के साउंड पे। वही जो हमने ऊपर स्टेटस दिया, प्लूरल की फॉर्म है, या तो नसब है या फिर जर है। अब थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। अल्लाजीना युगमिनूना, युगमिनूना। पहला स्टेप क्या है, कॉम्बिनेशन देखना है। यहाँ पर भी आपको कॉम्बिनेशन मिल गया। आनी है ये, नहीं है। ऐनी है, नहीं है। यानी पेड़ की फॉर्म में ना तो ये रफा है ना नसब है न जार है। सिंगुलर को तो हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन मिला हुआ है। अब फिर हम देखेंगे प्लूरल की फॉर्म। प्लूरल की फॉर्म में युगमिनूना, मुस्लिमूना। तो ऊना का साउंड एंड में इससे जाके मिल रहा है, यानी कि ये रफा के स्टेटस में है और ये पेड़ की फॉर्म में, तीन या तीन से ज्यादा। अल्लाजीना युमिनूना, वो लोग जो ईमान लाए। देखा आप किस तरह से हम छोटे छोटे कंसेप्ट्स के बाद कुरान पाक के अंदर लफ्जों को समझना शुरू हो गए हैं। उनका मतलब भी हमें समझ आ पा रहा है कि वहां पे एक की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, या तीन की, या तीन से ज्यादा की बात हो रही है। वो रफा की फॉर्म में आ रहे हैं, जर की फॉर्म में आ रहे हैं, या नस्ब की फॉर्म में आ रहे हैं। कितना मजा है ना। और लिटरली उस्ताद नुमान अली खान ने ना ये जो चीजें जाहिर की हैं और कुरान पाक की खूबसूरती बताई है, अभी तो ये चीजें बिल्कुल स्टार्ट है। और स्टार्ट के बाद जब नेक्स्ट स्टेप आएंगे, जब कुरान पाक की खूबसूरती हम खुद देखेंगे, तो वो वक्त बहुत खूबसूरत होगा बेटा। इन अल्फाज को पढ़ने के बाद, इनके मीनिंग्स को समझने के बाद, इनकी डीपनेस समझने के बाद बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैनी। तो अब ये वर्ड अल मशरिकैनी, आनी ऐनी कैनी, अल मशरिकैनी मुस्लिमैनी। तो हो गया, कॉम्बिनेशन पर पूरा उतर आया। ये पेड़ की फॉर्म में या तो नसब है या जर है। तो अल मशरिकैनी अल मगरिबैनी, दोनों का साउंड सेम, दोनों का साउंड सेम है, दोनों की राइमिंग स्कीम सेम है, दोनों जो है वो सेम कॉम्बो के ऊपर पूरे उतरते हैं। पेड़ की फॉर्म में या तो नसब है या फिर जार है। वाले मन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतानी, जन्नतानी, आनी, आनी का साउंड है एंड में। तो ये किस पे आएगा, रफा की तीन हालतें सीखी है ना हमने, एक सिंगुलर सीखी है, एक पेयर की फॉर्म में सीखा है, एक प्लूरल सीखा है। सिंगुलर में आता है उनका साउंड, पेयर में आता है आनी का साउंड, और प्लूरल में आता है ऊना का साउंड। तो ये किस पर पूरा उतर आया है, जन्नतानी, यानी दो जन्नतें, दो जन्नतें। तो ये रफा की बात हो रही है यहाँ पे। ये था वो आज का कंसेप्ट जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया है। अच्छा, लेक्चर्स को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट रखा है
और सिंपल भी रखा है और कोशिश की है कि या तो 1 या 2 लेक्चर्स हों। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट थोड़े से ना डीप चल रहे हैं। अभी आप लोगों की स्टार्टिंग है। मैं अगर ज़्यादा बर्डन डालूँगी तो बर्डनाइज़ हो जाओगे आप लोग और कंसेप्ट को सही से समझ नहीं पाओगे। हमने भागना नहीं है तेज़-तेज़, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं लगाने को यहाँ पे 2 साल भी लगा लूँगी, 3 साल भी लगा लूँगी। आप लोगों की अपनी कमिटमेंट है, 2 साल चलना है या नहीं चलना, या 3 साल चलना है या नहीं चलना। लेकिन मैं जो चीज़ करवा रही हूँ ना, मेरी कोशिश ये है कि ग्रुप में मौजूद हर स्टूडेंट को, चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा है या जवान है, उसको वो चीज़ पूरी आती हो। तो लेक्चर भले ही छोटा हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए और जो भी स्टूडेंट है वो उसको अच्छे से समझे। अब यहाँ तक आपका कंसेप्ट भी हो चुका है, जो कि आज हमने टेबल किया है। साउंड्स को आप पहले ही सीख चुके थे। आज हमने 6 कॉम्बिनेशन सीखे हैं। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। इनकी ऑडियो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, या तो मैं भेज दूंगी या फिर सर अलीम आपको भेज देंगे। कॉम्बिनेशंस भी हो गए। फिर अगर आप इन कॉम्बिनेशंस और साउंड्स की बेस पर अगर कोई एनालिसिस कुरान पाक से करते हैं, या फिर अरबिक लैंग्वेज में कोई भी वर्ड आपने देखना हो, इस बेस पर जो अब तक आपने सीखा है, तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना है। प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले कॉम्बिनेशन देखें। कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल जाता है, वेल एंड गुड। उसको फिर देखें कि वो आनी ऐनी ऐनी है या ऊना ईना ईना है। जिस राइमिंग स्कीम पे वो पूरा उतरता है उसका वो कॉम्बिनेशन होगा। और अगर आपको कॉम्बिनेशन पता चल गया तो आपको उसका जो स्टेटस है, जो इराबी हालत है, वो रफा की हालत में, नसब की हालत में या जर की हालत में, ये भी पता चल जाएगा। सिंगुलर है या प्लूरल है या पेयर की हालत में, ये भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉम्बो नहीं मिलता, फिर आपने उसमें साउंड तलाश करना है। और साउंड की जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने प्रैक्टिस में नहीं लिखी, क्योंकि ये लेक्चर 8 के अंदर आप लोग कर चुके हैं। और वो इवन मैंने कुरान पाक के अंदर जो सूरतें थी, मैंने वहां से आपको सारा कुछ पढ़कर बताया। रफा का बताया है, नस्ब का बताया है, जर का बताया है। और जो रफा का था उसको मैंने ग्रीन कलर में मेंशन कर दिया था, और जो नस्ब था उसको आई थिंक मैंने ब्लू में किया है, और जो जर है वो मैंने रेड में किया है। ये कोई खास नहीं है कि इनके जो कलर्स थे मैंने कोई ढूंढ के ही रखे हैं, ये यही रखने थे। बस मुझे जो उस वक्त मिला मैंने वो कर दिया आप लोगों को हाईलाइट करके बताने के लिए। तो साउंड्स की एग्जांपल्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे लेक्चर 8 के अंदर, और आज कॉम्बिनेशन की एग्जांपल्स हो चुकी हैं। अब जब उस्ताद उस टेबल को पूरा करवाएंगे, मैं भी आपको वो टेबल इंशाल्लाह पूरा करवा दूंगी। अभी उसको पूरा करने की जरूरत नहीं है। इस लेक्चर के अंदर नोट्स, जो पॉइंट आपको अच्छा लगा वो नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी नोट्स आपके पास मौजूद हैं। और एक और चीज़ की जो असाइनमेंट आपने करनी है, असाइनमेंट मैं इस लेक्चर की ज़रूर दूंगी, ताकि एक स्टेप को पूरा कवर कर लेने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। अब जो असाइनमेंट होगी वो इंशाल्लाह मैं फीडबैक के बाद और बाकी लेक्चर वगैरह पोस्टिंग के बाद आप लोगों को, जब ये सेंड कर चुकोगे आप वीकेंड पे अपना काम, फिर पोस्ट कर दूंगी कि लेक्चर नंबर 10 की आपने असाइनमेंट क्या करनी है। कुछ वर्ड्स होंगे जो कि कुरान पाक से ही मैं दूंगी, और उसमें आपने बताना होगा, उसका कॉम्बिनेशन देखना होगा। कॉम्बिनेशन देखेंगे, उसका साउंड देखेंगे, और उसका रफा नसब जर का स्टेटस बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर नसब और जर मेंशन किया हुआ है, रफा मेंशन किया हुआ है, वो पेयर की फॉर्म में है या प्लूरल की फॉर्म में है, ये भी मेंशन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर 10 अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स पर आ जाएं बेटा, जो कि आपके लास्ट लेक्चर्स में मुझे लगा कि आपको वो एक्सप्लेन कर देने चाहिए मुझे। अच्छा, पहला जो पॉइंट है वो एक तो वो आप लोगों का काफ़ी फनी जो मुझे लगा था, कि आप लोगों ने उसको रफ़ी, मफ़ऊली और फ़ाइली हालत बना दी है। बेटा, ये जो नस्ब की हालत है, इस नस्ब की हालत को आप मफ़ऊल लिख रहे हो। मैंने क्या बताया था कि मफ़ऊल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है जिस पर काम किया जाए। क्या नस्ब की डिटेल में आपने देखा है कि हमने जस्ट उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ सीखा हो या कुछ पूछा हो? ऐसा तो नहीं है। हमने उसमें पूरी डिटेल पूछी है कि उस एक्ट में कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ। तो फिर ये तो जस्ट मफऊल में नहीं आता, ये तो जस्ट ऑब्जेक्ट में नहीं आता, तो आप इसको जस्ट मफऊल की टर्म नहीं दे सकते। इसलिए नस्ब थोड़ा सा डीप टॉपिक है, इसको जस्ट मफऊल की टर्म ना दें। एक तो ये चीज समझानी समझानी थी मैंने। सेकंड थिंग वो ये कि अरबी के अंदर आप लोग इस्म और नाउन को सेम कंसिडर कर रहे हो।
इसम क्या था? इसम तो बेटा नाउन में क्या होता है? नाउन होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जस्ट ये है नाउन। लेकिन इसम क्या है? उसके अंदर आपका नेम ऑफ पर्सन भी आएगा, नेम ऑफ प्लेस भी आएगा, नेम ऑफ थिंग भी आएगा और आइडिया भी आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा, एडवर्ब भी आएगा और मच मोर। इतनी सारी चीजें इसम के अंदर आ रही हैं, तो आप इसम को और नाउन को सेम कंसिडर नहीं करोगे। मैंने पहले भी बताया था कि हम इंग्लिश के टर्म्स के साथ उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सेम एज इट इज इंग्लिश वाला कंसेप्ट नहीं हो सकता। हर लैंग्वेज अपने अंदर डिफरेंट कंसेप्ट रखती है, इसलिए इस एक अलग चीज है, नाउन उसका जस्ट एक पार्ट है, इसम का जस्ट एक पार्ट है नाउन। तो ये सेकेंड चीज थी। जो थर्ड है वो ये कि रूना जी टर्म मैंने आपको करवाई थी। अब रूना जी के अंदर आप लोगों ने एक गलती क्या की है कि देखिए, जब मैंने उस नोट्स के अंदर आपको रूना जी की टर्म लिखवाई है ना, तो आर के साथ मैंने मेंशन किया कि ये रफा है, एन के साथ मैंने मेंशन किया ये नस्ब है, जे के साथ मैंने मेंशन किया कि ये जर है। लेकिन जो यू, ए और आई है ना, ये मैंने बताए थे कि ये साउंड्स हैं। ऊ का साउंड आएगा रफा के लिए, आ का साउंड आएगा नस्ब के लिए और ई का साउंड आएगा जर के लिए, और रू ना जी। लेकिन आप लोगों ने आर, एन और जे में साउंड्स मेंशन कर दिए। एक तो ये गलती की है आपने। उसके बाद जो चौथी गलती थी वो ये कि नस्ब की फॉर्म जब आप लोग लिख रहे हो तो अलिफ साथ में नहीं डाल रहे, जो कि मैंने बताया था कि अलिफ साथ में डालना है, उसको इस तरह से नहीं लिखना। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताने थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ क्लियर हो चुका है और एक्सप्लेन मैंने कर दी है। कोई भी कंफ्यूजन हुई तो बाद में ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा। और अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें और सबको दुआओं में याद रखा करें। और बेटा काम अपना वक्त पे कीजिएगा। अब तो आप लोगों का जो लेसन भेजने का टाइम है वो भी इंक्रीज हो चुका है। और एक और चीज, कुछ लोग मुझसे ना टाइम मांग रहे हैं कि मैम टाइम दे दें। अब ये जो आज मैंने आपको लेक्चर करवाया है, इस लेक्चर को करने के लिए आपके पास आज जुम्मा है, अगले जुम्मे तक का वक्त है। पूरा हफ्ता है इस एक लेक्चर को करने के लिए, जो कि 1 घंटे का होगा, और अगर पर डे आप 10 मिनट्स भी करें आपके पूरे हो जाएंगे। बात ये है कि आप लोग वीकेंड के ऊपर लेक्चर लेते हो और उस वक्त आपका काम पूरा नहीं होता और फिर आप कहते हो कि मैम टाइम चाहिए। मैं ऐसे टाइम नहीं दूंगी, आपको जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और 1 मार्च को जो काम नहीं करते, जो रेगुलर नहीं है, जो जिम्मेदार नहीं है, वो ग्रुप से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। और 1 मार्च के बाद कोई भी एडिशन ग्रुप के अंदर नहीं होगा, क्योंकि लेक्चर्स 15 से 20 की तादाद में हो जाएंगे, और किसी भी न्यू कमर के लिए पहले उन 15-20 लेक्चर्स को मुकम्मल करना और फिर ग्रुप के साथ चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तकरीबन उसको 15-20 घंटों का लेक्चर मुकम्मल करनी होगी, कंसेप्ट सीखने होंगे, एनालिसिस करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जिसको भी ऐड करवाना है इन्हीं डेज के अंदर करवाना है। 1 मार्च के बाद किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि मैम किसी को ऐड कर दें, वो बाद में ऐड नहीं हो सकती। और जो जिम्मेदार नहीं है, जो काम नहीं करे, वो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या फिर आपके रिलेटिव हैं जो कि काम नहीं कर रहे, तो उनको बता दीजिएगा कि वो काम कर लें, अदरवाइज वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमान।